हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सीआरपीसी के लेक्चर में कवर करने वाले हैं चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी, जहाँ पे समरी ट्रायल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संक्षिप्त विचारण। इसका प्रावधान है आपका धारा 260 से लेकर 265 तक, यानी कुल 6 धाराएं हैं जहाँ पर संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल से रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि संक्षिप्त विचारण कौन से अपराध को होता है। अब ऐसा नहीं किसी भी अपराध का संक्षिप्त विचारण होने लगे, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस बताए गए हैं, उन्हीं का यहाँ पे समरी ट्रायल होता है। अब संक्षिप्त विचारण कौन सा मजिस्ट्रेट कर सकता है, इसके बारे में बात की गई है। अब संक्षिप्त विचारण में कितनी सज़ा दे सकते हैं, यहाँ पर ये इसका भी प्रावधान दिया गया है कि आप कितने सज़ा, जब संक्षिप्त विचारण चल रहा हो तो वहाँ पर कितनी सज़ा दी जा सकती है निर्णय के वक्त। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे अध्याय 21 संक्षिप्त विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन आता है धारा 260, जहाँ पे संक्षिप्त विचारण करने की पावर किसको किसको है, ये इसके बारे में बात करता है। इसी से रिलेटेड प्रोविजन आपको मिलेगा जो एनआई एक्ट है, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो उसका सेक्शन 143, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं धारा 260 के बाद, ठीक है। अभी तो हम 260 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है कि पावर किसको किसको है इस समरी ट्रायल चलाने का। तो इस संहिता की किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब क्या होता है कि इस संहिता किसी बात के होते हुए, इसका मतलब ये है कि इस संहिता में कहीं भी कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें लिखी जा रही है वो इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पर चलेगा, ठीक है, संक्षिप्त विचारण में। तो इस किसी बात के होते हुए भी यदि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पहला किसको पावर दे दिया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको, और दूसरा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको, यहाँ पे इन दोनों को पावर दे दी गई है। और तीसरा एक आता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसे हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पे विशेषतः सशक्त किया गया हो। अब यहाँ पे दो लोगों को तो स्पेसिफिक पावर दे दी गई है, परंतु एक जो जेएमएफसी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, उसको यदि हाई कोर्ट ने अथॉराइज की हो तभी वो समरी ट्रायल चला सकता है, अदरवाइज वो समरी ट्रायल नहीं चला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। तो हाई कोर्ट के द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, तभी वो समरी ट्रायल चला सकता है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पे बात करें तो 3 लोगों को यहाँ पे पावर है। पहला कौन है, पहला है तो आपका सीजेएम, ठीक है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दूसरा एमएम यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और तीसरा आता है आपका जेएमएफसी। ये तीनों जो कोर्ट हैं इनको पावर है कि यहाँ पे जो किसी भी जो यहाँ पे नीचे केस बताए गए हैं, जो कुछ मामले बताए गए हैं, उन्हीं मामलों का संक्षिप्त विचारण यह कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको ऐसा लगता है कि जो भी निम्नलिखित सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, ठीक है। या तो सभी का कर सकते हैं, या फिर उनमें से किसी का एक का भी अगर चार्ज लगा है तो उसमें संक्षिप्त विचारण करना चाहिए। यदि उनको ठीक लगता है तो वहाँ पे इनका ट्रायल किया जा सकता है। उसी प्रकार से यदि बात करें एनआई एक्ट यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 143 की, तो वहाँ पर पावर किसको है, वहाँ पर पावर दी गई है आपको जेएमएफसी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो यहाँ पर सीजीएम को यहाँ पे पावर नहीं दी गई है। कहाँ पे, एनआई एक्ट के 143 में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, वहाँ पर भी संक्षिप्त विचारण का प्रावधान दिया गया है। अब यहाँ पे जो 143 है एनआई एक्ट का, ठीक है, 143 एनआई एक्ट का, इसमें जो पावर दी गई है किसको दी गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। अब यहाँ पे इसके जो प्रोसीजर है, जो 143 जो संक्षिप्त विचारण बताया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, उसके लिए प्रोसीजर क्या अपनाया जाएगा, तो वो बताया गया आपका कि जो उसका प्रोसीजर वही होगा जो सीआरपीसी के सेक्शन 262 में, यानी कि 262 से 265 तक में, ठीक है, 262 से 265 तक में जो प्रोसीजर बताई गई है वही यहाँ पर फॉलो की जाएगी। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि 262 से क्यों, यहाँ पे 260 से क्यों नहीं कर रहा है। तो 260 और 261 में जो बताया गया है ना, वो पावर के बारे में बात किया गया कि कौन संक्षिप्त विचारण कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं लाया गया, इससे प्रोसीजर के बारे में बताया गया कि प्रोसीजर कहाँ पे है, 262 से 265 तक में प्रोसीजर है वही अप्लाई होगी 143 ऑफ एनआई एक्ट में, ठीक है। और दूसरी चीज़,
अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले 260 में यहाँ पे पावर दे दी गई किस, ठीक है ना, कौन कौन, सीजेएम, एमएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे कुछ अपराध बताए गए, स्पेसिफिक अपराध बताए गए जिनका संक्षिप्त विचारण किया जाएगा, अदरवाइज इनका संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला खंड आता है कि वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। यानी कि अब इनका कहने का मतलब है कि ऐसे अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है जो 2 वर्ष से कम के हों, ठीक है। 2 वर्ष या उससे कम के हों। 2 वर्ष से अधिक का कोई एक ऐसा अपराध है कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो उसका संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली शर्त क्या है कि वो जो मामला है वो 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय होना चाहिए, तभी वह उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। ये पहली कंडीशन। और दूसरी यहाँ पे आती है कि कौन से अपराध का, कि 379, 380, 381 के अधीन जो चोरी की है, चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से कम का है। यानी कि यहाँ पे अधिक लिखा है ना, आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में पढ़िए कि यहाँ पे यदि मान लीजिए 2000 रुपये से कम का है तो वहाँ पर संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो 2000 रुपये बताया गया है, ये यहाँ पे पहले 2000 रुपये नहीं था। इस जब एक कोड बना था, यानी कि जो ये संहिता बनी थी, तो उस टाइम पे 200 रुपये था। यहाँ 200 रुपये को यहाँ पे प्रतिस्थापित करके 2000 रुपये यहाँ पे किया गया। ये दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005, ये नीचे लिखा हुआ है कि 2005 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, जहाँ पर 200 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये यहाँ पे कर दिया गया। अब आगे एक दो जगह और आएगा 2000, तो वहाँ पर भी क्या किया गया है, 200 रुपये की जगह 2000 कर दिया गया। क्वेश्चन आता है प्री में कि कितने के स्थान पर 2000 रुपये किया गया है, या ये पूछ लेगा कि 2000 रुपये के स्थान पर क्या लिखा हुआ था, कितनी राशि थी। यहाँ पे दो आपको लगाना पड़ेगा 200 रुपये तक, ठीक है। तो अभी हाल में यहाँ पे क्या है कि 2000 रुपये से कम का यदि चुराया हो संपत्ति है, किसके अधीन, आईपीसी सेक्शन 379, 380 और 381 के। अब इन 3 सेक्शन में है क्या, तो 379 में आप देखेंगे चोरी के लिए दंड दिया गया है। चोरी का परिभाषा कहाँ है, 378 में है, लेकिन जो चोरी के लिए दंड है वो 379 यानी 3 वर्ष के लिए है। यहाँ पे 3 वर्ष का कारावास। और उसके बाद 381 और 380 में क्या है, निवास गृह में चोरी, जहाँ पर 7 वर्ष का प्रावधान है। अब 381 लिपिक या सेवक द्वारा चोरी की जाती है तो 7 वर्ष। अब यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ पे 379, 380, 381 में यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 3 साल से अधिक की है, फिर भी यहाँ पे इसको शामिल किया है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चीज़ ये डिफाइन कर दिया कि 2000 रुपये जो उसका मूल्य है चुराई हुई संपत्ति का, वो मूल्य है वो 2000 रुपये से कम का होना चाहिए, तभी यहाँ पे संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना, यानी कि जो जानते हुए चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है और रखे रहता है, जहाँ ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है, यानी कि 2000 रुपये से कम का है, तब वहाँ पर संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। जब 411 के दिन जो चुराई संपत्ति उसका मूल्य 2000 रुपये से कम है, या 414 के दिन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसको बयान करने में सहायता करता है। यानी कि जो 411, 414 ये सब अभी 2-3 सेक्शन जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें किसकी है, चोरी से रिलेटेड है। आपके 379 चोरी से, 380 वो भी चोरी से, 381 ये भी चोरी से। उसके बाद 411 यानी 411 चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना, ये भी चोरी से रिलेटेड। 414 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में यानी कि चोरी से रिलेटेड जितने मामले हैं और उसका मूल्य कितना है चुराई हुई संपत्ति का, 2000 रुपये से कम का है, ठीक है। तो 2000 रुपये से कम का है तो वहाँ पर संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, समरी ट्रायल की जा सकती है। ये हो गया। अब अगला अपराध आता है जिसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है 454 और 456। अब यहाँ पे 454 और 456 क्या बात करता है, सेक्शन 454 आईपीसी, उसमें बताया गया है आपका कि कारावास से दंडनीय अपराध के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन, यहाँ पर 3 वर्ष तक का कारावास या फिर फाइन
और अथवा 10 वर्ष तक का कारावास यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। उसके अधीन भी यदि अपराध है तब भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे इसको यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है, संक्षिप्त विचारण में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा 504 के अधीन लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने की आशय से अपमान, या फिर धारा 506 के अधीन आपराधिक अभिदान यानी धमकी वगैरह से संबंधित प्रावधान, ठीक है। आपराधिक अभिदान जो ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडनीय होगा, तब यहाँ पर इसके भी क्या किया जा सकता है, संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। लेकिन ऐसी अपराध यहाँ पे कौन से धमकी आपराधिक अभिदान जो 2 वर्ष तक की कार्रवाई, यहाँ पे 2 तरह के पनिशमेंट बताएंगे, इसलिए इसको कवर किया गया कि 2 वर्ष वाला, ठीक है। तो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय होगा, तब यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। अब या फिर ये जितने भी अपराध यहाँ पे बताए गए हैं, उपरोक्त जितने भी हमने पढ़े, चोरी के पढ़े हैं, ठीक है ना, 2 वर्ष से कम के जितने भी अपराध हैं उनको संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। और 454, 456 के अधीन, 504, 506 के अधीन, तब यहाँ पे इन सभी का यदि मान लीजिए या फिर इन सभी में से किसी का भी दुष्प्रेरण किया जाता है, तब यहाँ पर भी इसका भी क्या किया जा सकता है, उसका समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। समरी ट्रायल चलाएगा कौन, यहाँ पे 3 लोगों को पावर दी गई है, किसको, सीजीएम को, ठीक है, एमएम को या फिर जेएमएफसी को। इन तीनों लोगों को पावर है कि इसका समरी ट्रायल चला सकते हैं। या फिर ऐसे अपराध का जो उपरोक्त अपराध हमने पढ़े उसका या तो दुष्प्रेरण करेगा या फिर प्रयत्न करता है, तब भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसका समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। या फिर ऐसे कार्य से बना कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871। अब यहाँ पे जो ऑफेंस है ये एक दूसरा एक्ट का है कि यदि मान लीजिए जो अपराध है वो किसका है, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की सेक्शन 20 का अपराध है, ठीक है। और कंप्लेन किया गया तो वहाँ पर भी इसको क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल में चलाया जा सकता है। अब ये हालांकि अपराध ये एक्ट ही दूसरा है, उस एक्ट का यहाँ पे बता दिया गया है कि जिस प्रकार से आप देखेंगे एनआई एक्ट का 143, उसका प्रोसीजर किसका बता दिया गया, सीआरपीसी का ही है, ठीक है ना। सीआरपीसी का ही प्रोसीजर बता दिया गया, 262 से लेकर 265 तक के प्रोसीजर वहाँ पे चलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बता दिया गया है कि पशु अत्याचार अधिनियम यानी कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के जो भी सेक्शन 20 के अधीन परिवाद किया गया है, तो वहाँ पर इसका भी क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। तो ऐसे ये इस कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस है जिसका समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे यदि आपको कुछ छोटा लग रहा हो तो आप प्लीज़ बेयर एक्ट जरूर खोल लीजिएगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी तरह समझ में आए। अब यहाँ पे बात करें क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 क्या कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट की साक्षियों की जिनकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाना चाहता है तो उसको क्या कर सकता है, पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। उपबंधित रीति से जो भी रीति होगी, जो भी मैनर होगे, उस मैनर में यहाँ पे पुनः बुलाया जा सकता है। अब एक चीज़ बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज फ्रेम होता है, ठीक है, उसको क्या अल्टर कर सकता है, और कर सकता है तो कब कर सकता है, कब तक कर सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और कौन सी धारा में, ठीक है ना। और 217 में वो क्या करता है, पुनः बुलाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी वो पुनः बुला सकता है, पुनः सुनने के लिए जो भी साक्षी है उनको सुनने के लिए पुनः बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पे अभी 3 लोगों को पावर दी गई थी, ठीक है ना, सीजीएम, एमएम और किसको, जेएमएफसी को। अब यहाँ पे द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट उसको भी पावर दे रहा है, ठीक है ना। तो यदि उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित है, अब कौन सा मजिस्ट्रेट, ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको कि कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है, वेस्टेड है। अब उसको भी क्या कर सकता है, हाई कोर्ट किसी जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय और किसी अपराध को दुष्प्रेरणा या किसी ऐसे अपराध का प्रयत्न संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। अब यहाँ पे जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसको भी यहाँ पे पावर दी जा सकती है, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट कौन सी किस मामले के लिए यहाँ पे इसको पावर दे सकता है, शक्तियाँ दे सकता है कि ऐसे अपराध का संक्षिप्त विचारण करने की जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो
या फिर जुर्माने सहित यानी 6 माह तक के कारावास से दंडनीय यदि अपराध है, उसका विचारण करने, संक्षिप्त विचारण करने का पावर किसको दे सकता है? द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को। ठीक है, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट था उसको तो किसी भी जो उपरोक्त अपराध बताए गए हैं 260 में, वो उसका भी किसी भी अपराध का क्या कर सकता है? संक्षिप्त विचारण कर सकता है। लेकिन जो द्वितीय क्रम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसको स्पेसिफिक कर दिया कि हाई कोर्ट अथॉराइज तो कर सकता है, लेकिन कौन से अपराध के लिए? जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो या जुर्माने सहित या रहित 6 माह तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वो उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। ठीक है, ये बताया गया है 261 में। ये तो बात हो गई संक्षिप्त विचारण करने के पावर के बारे में और कौन से अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, ये होगा। ठीक है, तो 4 यहाँ पे मजिस्ट्रेट, 4 जजेस यानी कि कोर्ट को यहाँ पे पावर दे दी गई है। अब संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या होगी? अब भाई उसका ये तो बता दिया किसको किसको शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, कौन से अपराध हैं। अब प्रोसीजर क्या होगा इस चीज़ को करने का, संक्षिप्त विचारण करने का? तो इस संक्षिप्त विचारण करने की प्रक्रिया सबसे पहले आती है कि इस अध्याय के अधीन विचारणों में इसके पश्चात इसमें जैसा वर्णित है उसके सिवाय, यानी कि 262 के बाद जो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं उसको देखते हुए इस संहिता में समान मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जाएगा। यानी कि जो आगे बताई गई, जो भी 263, 64, 65 में जो चीज़ें बताई गई उसके अधीन रहते हुए क्या किया जाएगा? उसको फॉलो करते हुए जो प्रोसीजर कौन सी अपनाई जाएगी? जो समान मामलों के विचारण के लिए थी। अब समान मामलों के विचारण के लिए प्रोसीजर कौन सी है? जो आपने पढ़ी थी 251 से, यानी 251 से लेकर 259 तक की जो प्रोसीजर है वो आपने पढ़ी थी, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर जाएगी एच टी। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर हमने यही पढ़ा था। ठीक है, 251 से लेकर 259 तक जो संक्षिप्त समन मामलों का विचारण है उसी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यही प्रोसीजर कहाँ पे अपनाई जाएगी? इस संक्षिप्त विचारण में। अब संक्षिप्त विचारण ये जो सारी प्रोसीजर है वो कहाँ पे अपनाई जाएगी? एनआई एक्ट यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 143 में बताई दी गई। ठीक है, तो समान मामला विचारण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वही यहाँ पे प्रक्रिया भी उसी के अनुसरण में दो संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। लेकिन किसके फॉलो करते हुए? जो इस अध्याय के विचारण में इसके पश्चात यानी 262 के आगे जो भी बताए गए 63, 64, 65 में जो भी बताई गई तो उस जो बातें उसके अनुसरण में की जाएगी। ठीक है, पहले उसको फॉलो किया जाएगा, उसके अनुसरण में दो समान मामलों के विचारण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वही चीज़ यहाँ पर भी अपनाई जाएगी। अब यहाँ पे जो पनिशमेंट की बात करें तो जो संक्षिप्त विचारण होता है उसमें पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है? तो 3 माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश अध्याय के अधीन किसी दोषित मामले में न दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ 3 महीने तक की सज़ा दे सकते हैं आप संक्षिप्त विचारण में। यही समरी ट्रायल चल रही है तो सिर्फ 3 महीने तक की सज़ा आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी सज़ा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी सज़ा की। लेकिन ये एनआई एक्ट की बात करें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो वहाँ पर कितनी सज़ा के बारे में बताया गया है? 1 साल तक की सज़ा के बारे में बताया गया है और 5,000 रुपये से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, 5,000 से अधिक कम का जुर्माना नहीं होगा एनआई एक्ट में। लेकिन यहाँ पे जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें से बताया गया है कि 3 महीने तक की कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है, उससे अधिक का कारावास का दंडादेश नहीं होगा। लेकिन एनआई एक्ट में कितना है? 1 साल तक के पनिशमेंट यहाँ पे बताई गई है। ये तो बात हो गई पनिशमेंट की एनआई एक्ट में भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पे धारा 263 की बात करें, इससे क्वेश्चन आया हुआ छत्तीसगढ़ सीजे में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो संक्षिप्त विचारण और अभिलेख जो रिकॉर्ड होते हैं वो किस प्रकार से होंगे? तो संक्षिप्त विचार प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप कौन डिसाइड करेगा? प्रारूप स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट निर्दिष्ट करती है प्रारूप, उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा। यानी कि प्रारूप कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इस प्रारूप में क्या किया जाएगा? जो संक्षिप्त विचारित मामले है उसका जो अभिलेख है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें भी निर्दिष्ट होगी वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो मामले का क्रम संख्यांक होगा। ठीक है, अपराध किए जाने की तारीख, रिपोर्ट का परिवाद, ये सारी चीज़ें हैं। अभियुक्त का नाम, माता पिता का नाम, उसका निवास स्थान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। ये बताया गया आपका 263 में।
अब नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा, ठीक है, 263 में कि जो यहाँ पे प्रारूप है कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और विशिष्टता क्या क्या होगी ये यहाँ बताया गया है 263 में। उसके बाद उसमें दंडादेश का या अंतिम आदेश की भी होगा, ठीक है, कार्रवाई समाप्त होने की तारीख भी लिखी जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे जो अभिलेख बनाया गया है, ठीक है, और जो निर्णय है उसकी भाषा वगैरह क्या होगी, किस प्रकार से अभिवचन होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि 264 में संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय। तो संक्षेपतः विचारित प्रत्येक मामले में जिसमें ऐसा अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों को संक्षिप्त कथन कर देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा। अब यहाँ पे जो दोषी होने का अभिभाग को दो सिद्धि हमने पढ़ा था, ठीक है ना, सेशन ट्रायल में भी पढ़ा था हमने, वारंट ट्रायल में पढ़ा था, ठीक है, समन ट्रायल में भी पढ़ा था। अब वहाँ यहाँ पर भी है कि दोषी होने का अभिवचन करता है तो कोई मतलब ही नहीं है, अपने आरोप को इसे भी स्वीकार करता है, उसको दोष सिद्ध कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है तो क्या किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट जो है साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष को क्या करेगा, संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय को अभिलिखित करता है, यानी कि जो कारणों का क्या करेगा, संक्षिप्त कथन करेगा, किस कारण से उसको सजा दी जा रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेगा, अभिलिखित करेगा निर्णय देते हुए। और 265 में बताया गया कि अभिलेख और निर्णय की भाषा क्या होगी, तो ऐसा प्रत्येक अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, जो कोर्ट का जो भी भाषा होगा उस भाषा में लिखा जाएगा। यहाँ पे जो भी अभिलेख है, निर्णय है, अभिलेख कब बनता है, ठीक है ना, कोड ऑफ रिकॉर्ड कब बनता है, जब आप कोई मामले कोई फैक्ट आता है, ठीक है ना, न्यायालय में कोई फैक्ट आता है, उसको देखा जाता है कोई एडमिसिबल है या नहीं, उसके बाद उसको साबित किया जाता है। जब साबित हो जाता है तो न्यायालय क्या करता है, अपने रिकॉर्ड में लिखता है उस चीज़ को, ठीक है ना, तो ये बन जाता है कोड ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है ना, रिकॉर्ड बन जाता है एक प्रकार से। तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक जो अभिलेख और निर्णय है न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जाए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया हो, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय इसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट ने जिसको भी जिस मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया है समरी ट्रायल के लिए, तो वहाँ पर उसको ये कह सकता है, ठीक है, कि जो भी जिसको अथॉराइज किया है कि वो क्या करे, कि जो अभिलेख है और निर्णय है या फिर दोनों को किसी ऐसे अधिकारी से तैयार करवाएं जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्या किया हो, उसको नियुक्त किया हो। उसी व्यक्ति से क्या किया जाएगा, अथॉराइज जो मजिस्ट्रेट है वो अभिलेख या निर्णय को तैयार कराएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करें, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। ये बताया गया है यहाँ पर। ये सिर्फ किसके लिए है, जो सब सेक्शन 2 सिर्फ जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको अथॉराइज किया जा रहा है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये आई होप आपको ये पूरा समरी ट्रायल समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले 14 विभाग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए और मेंस के लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ट्रायल हैं वो सारे ट्रायल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।